हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त आज का मुद्दा है। मोदी सरकार सत्ता में अपने 2 साल पूरे कर चुकी है। ये मौका है सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का, लोगों को ये बताने का कि सरकार ने उन्हें क्या दिया। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए आज इंडिया गेट पर 5 घंटे का मेगा शो हो रहा है। और इस दौरान सरकार की अहम योजनाओं और नीतियों के बारे में उनके मंत्री आकर बताएंगे। और इसी पर है हमारा आज का मुद्दा भी। लेकिन बहस की शुरुआत करेंगे 3 मिनट 46 सेकंड बाद। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नगाड़े की ये गूंज मेघालय के इन पहाड़ों पर ही नहीं, देश दुनिया में सुनाई दे रही है। ये गूंज है सत्ता में 2 साल पूरे करने के जश्न की। इस मौके पर पीएम मोदी ने आदिवासियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचकर उनके साथ डांस भी किया। पीएम मोदी मेघालय के पूर्वी खासी जिले में एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मफलंग पहुंचे और आदिवासियों के साथ चाय की चुस्की भी ली। इधर सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली में इंडिया गेट पर मेगा शो का आयोजन किया गया है। 5 घंटे तक चलने वाले इस शो में सरकार की 2 साल की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। इंडिया गेट पर होने वाले मेगा शो को जरा मुस्कुरा दो नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और कैबिनेट के सभी सहयोगी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम होस्ट करने वालों में अभिनेता आर माधवन भी शामिल हैं। कार्यक्रम के अलग अलग हिस्सों का संचालन अलग अलग लोग करेंगे। इस मेगा शो में सरकार के स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और गांव में बिजली पहुंचाने के मुद्दे पर खास नजर रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले हिस्से का संचालन अमिताभ बच्चन करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान वाले हिस्से का संचालन विद्या बालन करेंगी। सत्ता में 2 साल पूरा करने पर तमाम मंत्रियों ने पीएम मोदी और उनकी नीतियों की जमकर तारीफ की। इस देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री आया है जो 24/7 काम करता है। मैंने टेलीविजन चैनल का सुना था 24/7 का चलते हैं, लेकिन किसी ने प्रधानमंत्री के संबंध में ये एक लेख लिखा, मैं पढ़ रहा था, और उसने लिखा कैसे ईरान चले गए, वापस आकर सहारनपुर पहुंच गए। इसमें हम लोग जैसे लोगों की कठिनाई जरूर है, क्योंकि हमारा स्वभाव वो नहीं था। अपने अथक परिश्रम से, अपनी अद्भुत काल्पनिक क्षमता से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर ऐसे हालात देश में पैदा कर दिए, ऐसे हालात पैदा कर दिए, जो देश की विकास दर 2 साल पहले 6% से नीचे लुढ़क गई थी, आज 2 साल के अंदर ही वो अप्रॉक्सीमेटली 7.5% तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल में मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की और कई योजनाओं पर काफी तेजी से काम का दावा भी किया। इन योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल है। उधर विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार कामयाबी का झूठा ढोल पीट रही है और पिछले 2 साल नाकामियों से भरे रहे हैं। अपने दावों और आरोपों के समर्थन में कांग्रेस ने एक बुकलेट भी जारी की। बुकलेट का नाम है प्रगति की थम गई चाल, देश का बुरा हाल, सच्चाई का आईना। There is no evidence of any enthusiastic participation by the people in these so-called celebrations. There's good reason why the mood of the people is somber and sullen. The reason lies in one word: the economy. Where are the jobs? The most notable failure of the NDA government has been in job creation. The ferment in universities can be partly attributed to the bleak future faced by university graduates. मोदी सरकार ने जहां सत्ता में 2 साल पूरे कर लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ गैर बीजेपी गैर एनडीए मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर सुनाई दे रही है। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। सवाल यह है कि क्या ये तमाम पार्टियां मिलकर मोदी सरकार को कोई चुनौती दे पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। 2 साल पूरे कर चुकी है मोदी सरकार और तमाम सवाल भी आज हम उठाएंगे मुद्दा में।
क्या मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में देश ने उम्मीद के मुताबिक तरक्की की है? ये है सबसे बड़ा सवाल जो कि जनता भी पूछ रही है सरकार से। क्या एनडीए सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में पूरी तरह से कामयाब रही है? क्या कांग्रेस शासित राज्यों को लेकर बदले की भावना से काम हो रहा है? क्या किसानों से किए गए वायदे पूरा करने में सरकार नाकाम रही है? और बड़ा सवाल कि क्या एनडीए सरकार की विदेश नीति से दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई है या फिर नहीं? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि खास कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है इंडिया गेट पर। सबसे पहले एक झलक आपको वहीं की दिखा देते हैं। One big market, and I think this will bring taxation rates down in the long run. This will make the economy more competitive. It will make evasion more difficult, and it will add to a larger revenue, both as far as centers and states are concerned, and hopefully add to the GDP itself. Two principal challenges that remain for the BJP-led government and the economy are that of domestic demand, which you inherited a problem there, and the issue of jobs, which is of course such a compelling issue in India. As the BJP-led government enters year 3, what is the roadmap looking like on these issues? I think, you see, in the midst of a global slowdown, to make an economy work is the real challenge. When the going is good, everybody is at his best. It's only when the going is very challenging and you have cross currents against you that you need to grow faster. That's the big challenge. And therefore, we have a problem of global demand today. And global demand impacts on domestic demand. Now, as far as urban demand in India is concerned, urban demand is on the rise. So you find a greater sale of automobiles, vehicles, cement sales are going up, some steel sales are going up. So the urban demand is increasing. I think the real challenge is, because 55%, 60% of the people are in villages, the rural demand has to increase. And indications of rural demand increasing are slowly coming in. The last 2 monsoons have adversely impacted rural demand. This year, hopefully, if we have a good monsoon, I think rural demand itself will increase. So you'll have tractors and two-wheeler automobiles and cement for housing, construction and so on. All these demands will improve. And the net impact of this will be that private sector, whose buoyancy has been a little less, our growth model is today dependent on public investment. So private sector also then gets into shape, and obviously there would be an impact on the larger economy and the jobs itself. Thank you very much, Mr. Jaitley. That's all we have time for in this segment. All the best for the coming 3 years. Thank you. आपको बता दें कि इंडिया गेट पर कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें एक कर तमाम मंत्री भी आएंगे और यहां पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाएंगे। स्टूडियो में चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय करा देती हूं। बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और गौतम लहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले शाजिया इल्मी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारा सबसे अहम और सबसे पहला सवाल, 2 साल में जिस तरीके से जो सपने दिखाए गए थे, क्या आपको लगता है आप अपने सरकार को कितने नंबर देंगी? कहां तक पहुंची हैं तमाम उपलब्धियां? क्या सरकार अच्छे दिन ला पाई है 2 साल में? नंबर कितने देंगी 10 में से बोलूं तो? मैं देखिए 22 पार्टी हूं और मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। मैं उन लोगों में से हूं जिसको यकीन नहीं था कि ये देश को प्रधानमंत्री इतना बेहतर संभालेंगे जितना वो संभाल रहे हैं। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 महीने बाद, आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद, जब मैंने स्वच्छ भारत अभियान में महात्मा गांधी जी के चश्मे देखे और मैंने देखा कि इसको पॉलिटिक्स से दूर करके कुछ अच्छी चीज़ देश के लिए की जा रही है, तो फिर मैंने बीजेपी की मेंबरशिप ली। पर मेरे लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बैकलॉग रहा है। मैं अन्ना हजारे आंदोलन से निकली हुई हूँ, पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है जहाँ तक एक बहुत बड़ा एक करप्शन का मुद्दा रहा है, जिससे देश की बदनामी भी हुई है, जिससे गवर्नेंस पर भी इम्पैक्ट हुआ है, जिससे पब्लिक स्कीम्स में भी गड़बड़ी और घोटालों की बात रही है, उस सबसे निजात मिली है। ये मुझे जरूर लगता है। नंबर्स की बात कर रही हूँ शाजिया जी, क्या आप अपनी उपलब्धियां गिनवा रही हैं सरकार की? हम सभी जानते हैं और इंडिया गेट पर कार्यक्रम चल रहा है कि हम वहां जाएंगे। 7.5
देखिए इकोनॉमी की जहां तक बात है 7.5 बड़ी ईमानदारी से आपने manufacturing नंबर दिए हैं। आपने कहा कि मैं बीजेपी से हूं लेकिन मैं आपने बायस्ड मांगे नहीं थे, हूं नहीं, मैं मांगना- मैं अपनी देना नहीं पार्टी चाह रही के थी। लिए। मैं शाजिया लौटूंगी आपके पास। 7.5 अभय जी सहमत हैं? हालांकि कांग्रेस तमाम 7.5 इकोनॉमी नहीं Only आप गलत economy, समझी। हाँ। मैं कह रही हूँ ग्रोथ रेट। हाँ, मैं ग्रोथ रेट जो है 7.5 है और मैं अच्छे से 7 और 8 के बीच में ही भाजपा सरकार के 2 साल के काम को नंबर देना चाहेंगे। वही मुझे मतलब लगता है 7.5 ही लेकर हम चलते हैं आगे। अभय जी बिल्कुल ऐसा संदेह उत्पन्न होता है जब शाजिया जी स्वयं कुछ नंबरों में कमी रखती है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं नहीं, देखिए कमी तो होती है। 5 साल पूरे नहीं हुए ना अभय जी, 2 साल की बात कर रहे हैं। 2 वर्षों को देश के इंडस्ट्री लीडर ने किस प्रकार डिफाइन किया है मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिए फरवरी 15 में दीपक पारिक जी का बयान आया, मोदी जी नथिंग हैज चेंज ऑन द ग्राउंड। उसके बाद राहुल बजाज जी कहते हैं मोदी जी साइन सीम्स टू बी वेयरिंग ऑफ। अभी फरवरी 16 में रतन टाटा कहते हैं मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स मोदी जी। तो बुनियादी रूप से यही हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी समारोह का साफा और प्रचार की पिपासा हमेशा साथ लिए घूमते हैं। मुझे एक विभाग बता दीजिए शाजिया इल्मी जी, मेरे पास सूची है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 265 मिलियन टन हमारा था, 252 मिलियन टन पर हो गया। आपने कहा कि ड्रॉट की वजह से या हेल स्टॉर्म की वजह से, तो क्यों कम रकबे में 120 मिलियन हेक्टेयर पर बोया गया अनाज? मुझे बताइए डिजिटल इंडिया आपने कहा था कि 2,19,000 ग्राम पंचायतों को हम इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। आपके डिपार्टमेंट की रिपोर्ट हमने प्रोड्यूस की है, वो कह रहे हैं 3,000 जीपी में 3,000 ग्राम पंचायतों में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हुई है। वो कहते हैं कि ये 75 वर्ष के प्रोजेक्ट जैसा प्रतीत होता है। जनधन योजना में आपने 21 करोड़ 82 लाख अकाउंट खुलाए और ये कहकर खुलवाए कि कम से कम 5,000 रुपए का ओडी देंगे ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को, छोटे काम करने वालों को रोजगार के अवसर मिल सके। सिर्फ 0.8% लोगों को आपने ओवरड्राफ्ट दिया, जबकि 37,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने आपके अकाउंट में दिए। और शाजिया जी, एक नवजोत जी, नहीं, जनधन की बात आपने की, स्किल इंडिया की बात की, मैं दोनों का जवाब ले लूं जरा, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। अंतिम नहीं ना, अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है हमें। शाजिया से इसका जवाब ले लेते हैं। राजीव रंजन जी भी बैठे, उनको भी इंक्लूड करना है मुझे। शाजिया इसका जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को इंडिया गेट ले जाना चाहूंगी। कार्यक्रमों की शुरुआत वहां पर भी हो रही है। वातावरण में एक अलग सा ऊर्जा और एनर्जी आ जाता है हमेशा की तरह। हम जानते हैं कि आप एक बहुत विशेष संदेश देना चाहते हैं। द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। आज का जो विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगा। देवेश, देखिए हमारा देश वो देश है जिसकी संस्कृति संसार की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। दुनिया के अनेकानेक क्षेत्रों में जब मनुष्य असभ्य और जंगली था, तब हमारे देश की संस्कृति जो थी वो पूरी तरह अपने भव्य रूप में थी। अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये जो कुछ बात है, यही कुछ बात हमारी संस्कृति की पहचान है। इस पहचान के अनेक पहलू हैं, जिनमें से सबसे विशेष पहलू यह है कि हमारी संस्कृति में स्त्री को सबसे पूजनीय स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवताओं का वास होता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं में भी जहां कहीं भी सर्वश्रेष्ठ की कल्पना की गई, वहां प्रतीक रूप में स्त्री स्वरूप की ही कल्पना की गई। देखिए, ज्ञान की महादेवी सरस्वती, धन की लक्ष्मी, अन्न की अन्नपूर्णा, यहां तक कि बल और ताकत की प्रतीक रूप में भी पुरुष नहीं वर्ण दुर्गा रूप की, काली रूप की कल्पना की गई। किंतु वर्तमान समय में यह कल्पना तभी फलीभूत यानी संभव हो सकेगी जब
जब समाज में नर नारी के बीच जन्म का अनुपात संतुलित बना रहे। जितने बेटों का जन्म हो उतनी ही बेटियां भी संसार में आने दी जाए और भली बात पाली पोसी पढ़ाई जाए ताकि जीवन यात्रा में वो अपनी उचित और सार्थक भूमिका निभा सके। इस सोच को बढ़ावा दें कि परिवार को बेटी की रक्षा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। उसी जगह यह नया विचार पनपना शुरू हो कि बेटी अपनी ही नहीं अपने परिवार की भी पूरी तरह रक्षा और बढ़ोतरी कर सकती है। इस नए नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो असली उद्देश्य है कि बेटे और बेटी के बीच भेदभाव न किया जाए, बल्कि दोनों को ही परिवार की संपदा समझते हुए उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान किए जाए। देवियों सज्जनों, समय है हमारी समझ में यह बात आए कि देश की आधी आबादी को अवांछित और असहाय बनाकर पीछे न ढकेला जाए, बल्कि उसे राष्ट्रीय विकास में बराबर का साझीदार बनाया जाए। तभी हम एक बार फिर अपने उस आदर्श को सच साबित कर सकेंगे कि मातृशक्ति सचमुच जीवन देने वाली है और उसका भरण पोषण संवर्धन करने वाली क्षमता से युक्त होती है। ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समूचे समाज को आगे ले जाने की और नारी के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाने की राह समझता हूं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि तथाकथित अबला के अंदर वास करती सबला को खिलने, फूलों की तरह खुलने दे, विकसित होने दे और पूरे देश की ताकत बनने का अवसर प्रदान करें। गांधी जी ने कहा था कि बल का अर्थ यदि पशु है, बल का अर्थ यदि पशु बल है तो स्त्री कमजोर है। ध्यान से सुनिए इसे कि बल का अगर अर्थ यदि पशु बल है तो वो स्त्री कमजोर है। अगर यदि बल का मतलब आत्मबल से है तो वो स्त्री की बराबरी पुरुष कभी नहीं कर सकता। स्त्री को अबला मत समझिए, स्त्री को अबला मत समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। तो चलिए हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कार्यक्रम जो वहां पर चल रहे हैं। लेकिन अभय जी ने जो सवाल किया था जिसका जवाब मैं शाजिया आपसे लेना चाहूंगी संक्षेप में, क्योंकि बीच बीच में हमें इंडिया गेट भी जाना पड़ेगा कार्यक्रमों पर और साथ ही तमाम मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करना है। अभय जी रुकिए, 3 सवाल जो उन्होंने उठाया जिस पर उन्होंने क्वेश्चन किया है, जनधन योजना, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया। शाजिया लोकप्रियता को मतलब क्या बताएं, और मैं उसकी एक वजह बताना चाहता हूँ। हमारी बीच जब मैं अमित जी को पहली बार मिला, एक किस्सा बताना चाहता हूँ। जब एक छोटी सी फिल्म बना रहा था मैं, इंडस्ट्री में बस 1 आध फिल्म रिलीज हुए थे, डरते हुए काम तो मैंने इनको फोन किया और मैंने कहा आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं और डायरेक्टर के कैरवैन में पहुंच गए। अच्छा। और कांपते हुए टांगों के सामने मतलब लेकर हम इनके सामने खड़े और उन्होंने कहा कि अमित जी हम एक फिल्म बना रही है, छोटी सी फिल्म है, हम चाहते हैं कि एक भूमिका आप निभाएं, बस 2 घंटे का काम है। देखिए हम जानते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी ये रोल नहीं करता, लेकिन हिम्मत लगाकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मैडी रुक जा यार, तू इतनी अपॉलोजेटिक क्यों हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, बस आप तैयारी करो। और उस वक्त मेरे जो डायरेक्टर वो बेचारे बैठ गए और मैं समझ गया कि आपका ये आज भी इतना लोकप्रिय होना और रेलेवेंट होना का राज क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपके दिए हुए पद कदमों पर मैं चल पाऊं और थोड़ी बहुत विनम्रता से आपकी तरह जी। आप दोबारा मुझे आमंत्रित कीजिए अपनी फिल्म में फिर से काम करने के लिए तैयार। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और एक लोकप्रियता का एक और सबूत है, जब मैं अंदर आ रहा था तो थोड़ी बहुत बच्चियां वहां खड़ी थी और उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया, तो मैंने कहा यार क्या बात है, मैं उनके बीच में जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगा फोटो खींचेगी जी बिल्कुल, मुझे लगा कि ये बच्चे अब मेरे साथ फोटो खींचना चाहते हैं, पर फोटो देखे उन्होंने कैमरा तक नहीं निकाला और बाद में पता चला कि सब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए लेडीज मिलिए आपके श्री अमिताभ बच्चन जी से। जी, छोटी छोटी बहुत बच्चियां। तालियों से आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज के इस कार्यक्रम में आपको मैं आमंत्रित करता हूं। आप सब लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत है। कौन से स्कूल का है ये? अलग अलग स्कूलों से। अच्छा लगता है आपको यूनिफॉर्म पहनना?
हम भी जब स्कूल में थे तो हम भी यूनिफॉर्म पहनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। उसको तय करके संभाल करके रात को रखते थे, सुबह उठ करके उसको पहनेंगे और फिर स्कूल जाएंगे। आप में से शायद कोई मुझसे प्रश्न पूछना चाह रहा था। जी हाँ बोलिए बोलिए। तो आप सिंगर का नाम? हाँ है, एकदम है। Good evening, sir. My name is Shagun. I study in 7th class and I am from Arohan. My question is that I want to know about your childhood. How you have become a big famous Amitabh Bachchan, a big B. बिग बी? कौन कहता है कि हम बिग है? इधर आइए। नाहिद आफरीन। ये देखिए छोटे हो गए हम। कहाँ है बिग? ये जितने पत्रकार लोग हैं, एक उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एक शब्द बना दिया है। अब उसको लेकर के हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। बिग कोई नहीं होता है, सब अपना काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और देखिए, अगर आपने कोई एक लक्ष्य अपने दिमाग में बना रखा है कि हमें ये करना काम है, तो एक राह पकड़ के चलते जाइए, आप वहाँ पहुँच जाइएगा। बाबूजी हमारे बहुत प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी एक बहुत ही प्रबल कविता है मधुशाला। उसकी एक पंक्ति में आपको बताता हूं कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो ये आप भी कोई एक राह पकड़ लीजिए और आप उस पर चल पड़िए। आप देखिए, आप भी एकदम प्रबल हो जाएंगे। आपका नाम क्या है बताइए? Shagun. शगुन। आप भी बिग शगुन हो जाइएगा। ओके? Can I have a request, sir? यस। That can you come to Arohan and inspire students that they can also meet you? I will come to Arohan, but I won't be able to inspire them. I will wait for them to inspire me. Okay? Thank you, sir. Thank you. Come. और कोई है? जी। हेलो सर, माय नेम इज अंजलि और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं एक अच्छी डांसर हूँ और अपने जीवन में बहुत ही अच्छी डांसर बनना भी चाहती हूँ, जैसे सरोज खान की तरह। ओह, सरोज खान। यस सर। और हमारे आरोहन में आरोहन एनजीओ है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं जो कि अपने जीवन में आगे जाके बहुत ही अच्छा डांसर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स मना करते हैं कि उन्हें डांस नहीं करना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? मैं तो केवल, अगर वो यहाँ आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वो इजाजत दें उनको। किसी भी बच्ची को कभी भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए, उनके मन में कोई बात आए। हाँ, अगर कोई वो गलत काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो लोग आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन नाच गाने में इसमें क्या फर्क है? हम सब देखिए नाच गाना करके ही हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आपको भी चाहिए कि जो भी आपके मन के अंदर भावनाएं हों, अगर आप समझती हैं कि आप ये काम कर सकती हैं, तो आपके सामने सुविधाएं होनी चाहिए, बच्चियों के लिए सुविधाएं बननी चाहिए ताकि आप भी आगे बढ़ सकें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जल्दी से जल्दी सरोज खान से भी आगे बढ़ जाएं। ठीक है? थैंक यू सर। एक और आखिरी सवाल। जी जी। मेरा नाम पिंकी है, मैंने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया और आज मेरा रिजल्ट आ गया सर। इसमें मैंने 92% अचीव किए और सर मैं एक तालियां बजनी चाहिए इसके लिए। 92%। बहुत बढ़िया सर। मैं एक बहुत अच्छा सर्जन बनना चाहती हूँ, उसके लिए सर मैं बहुत पढ़ाई भी करती हूँ और 100% मार्क्स लाने की कोशिश करती हूँ सर। इसमें हमारी मदद करती है आरोहन संस्था, जो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। पर सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं सर। वो सपने तो देखते हैं पर शायद सपने साकार नहीं हो पाते सर। इवन हम भी बहुत अच्छा साइंस पढ़ना चाहते हैं, पर कई बार ऐसा होता है सर कि हमें टीचर प्रोवाइड नहीं हो पाते, तो सर हम पढ़ नहीं पाते। तो सर आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? ये कहाँ पर होता है कि आपको ऐसा लगता है कि और बच्चियों को जो है ये सुविधा नहीं प्राप्त होती? सर बहुत जगह हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं पर उन्हें सुविधा प्राप्त नहीं है। जी, बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर बच्चियों को आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहित करने का अवसर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि आज हम यहाँ सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार भी आपकी बातें सुन रही है और हो सकेगा तो कोई एक ऐसा नियम बनाएंगे वो ताकि
जो बच्चियां और आगे पढ़ना चाहती हैं उनके लिए कोई सुविधा बनाई जाए और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। सर एक रिक्वेस्ट और है। हाँ जी। सर सब लोग कहते हैं कि हम आप तक नहीं पहुंच सकते, पर मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे कि आप एक बार आरोहण आइए और सबको बताइए कि आप हमारे साथ हैं। हाँ जरूर, आप मुझे बताइएगा, मैं अगली बार, ये कहाँ पर है, दिल्ली में है? यस सर, मालवीय नगर में। ओके, आप मुझे पत्र लिखिएगा और मुझे निमंत्रण भेजिएगा, मैं अवश्य आऊँगा आपके पास। यस सर। ठीक है, और क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपको सारा भारत अपने घर बुलाना चाहता है, सबसे खूबसूरत बात तो ये है। अच्छा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ, इतनी उम्र अब नहीं बची है कि सारों की अरे क्या बात है, आप जब कह देते हैं कि हम आएंगे तो मतलब आएंगे, लेकिन कितनी प्रेरणा देती है बच्चियां, मुझे लग रहा है आपसे तो लेती हैं, आपको भी इनसे प्रेरणा बहुत मिलती है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो हम सबके लिए बहुत एक प्रेरणा स्रोत होते हैं जी। कोई बहुत पुरानी कहानी होगी, सुनी होगी आपने, कि एक पहलवान था, उसने कहा आप जो कुछ करने को कहेंगे मैं सब कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा साहब ये हमारा 10 महीने का बच्चा है, हाँ। ये दिन भर जहाँ करता है जो भी करता है वो आप कर पाएंगे? उसने कहा अरे ये तो बहुत मामूली काम है, क्या है, चलो शुरू हो जाओ। तो छोटा बच्चा कभी इधर जाए, कभी कबड्डी खेल ले, कभी उधर चला जाए, कभी ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे चढ़ जाए। 5 मिनट बाद जो पहलवान था वो थक गया। कहने का तात्पर्य ये है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो बच्चियां जो हैं इनसे हमको सीखना पड़ेगा, ये जो कुछ करते हैं। आजकल तो हमारी पोती भी है और पोते भी हैं और उन्हीं से हमको सीखना पड़ रहा है। वो 2 साल की और 4 साल की उम्र में अपना आईपैड चलाती हैं। हमारा मोबाइल खराब हो जाता है तो मैं अपने पोते को फोन करता हूँ, भैया बताओ ये कैसे ठीक किया जाए या इंटरनेट पे कैसे जाया जाए। तो आजकल के बच्चे जो हैं बड़े पढ़े लिखे हैं और बहुत ही होशियार हैं और हम सब इन्हीं से सीखेंगे। आपके हम स्कूल आएंगे और बैठेंगे हम विद्यार्थी की तरह, आप लोग हमें सिखाइएगा। हाँ जी, एक और रिक्वेस्ट रह गई है। सर हम चाहते थे कि ये पोएम है और हम चाहते हैं कि ये आप हमारे लिए पढ़े एक बार। ये आपने लिखा है? उन सभी लोगों के लिए पढ़े जो बोलते हैं कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, लड़कियां हमेशा पीछे ही रहती हैं, बॉयज से, पुरुषों से हमेशा पीछे रहती हैं। ये आप पोएम अपने थ्रू उन तक पहुंचाएं कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको जी पढ़ दूं? जरूर। जी बिल्कुल जी। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को सफल बनाना है। फूल रहे न धरती पर तो फल तुम कैसे पाओगे, अंश काट कर अपना तुम वंश कैसे बढ़ाओगे। बेटी बचाकर पुरुष को जागरूक बनाना है, सिर्फ अकेले में नहीं सबके कदम से कदम मिलाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को सफल बनाना। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये आरोहण में इन बच्चियों ने बनाया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब तो और भी ये जाहिर हो गया कि मुझे आपके पास आना पड़ेगा। और मैं उन सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी जो कि अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाती, कभी भी अपनी हिम्मत को ये मत बताओ, कभी भी अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है, अपनी हिम्मत को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। अमित जी, आपके साथ ऐसे बहुत दिलचस्प बातें होती रहेंगी क्योंकि आप तो हमारे साथ हैं अभी जी। पर आप भी हमारे साथ ही रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस विशेष कार्यक्रम में हम आगे आपको बताएंगे कि इस महान देश में किस दिशा में बढ़ रहा है और क्या क्या उम्मीदें रखकर लोग। चलिए फिलहाल यहाँ पर हमें भी एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद चर्चा भी जारी रहेगी, साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां भी। स्वर्ग से धरती हिल रही जैसे, मेरा मन भी तो हिल रहा वैसे। कोयल की तरह गाने का अरमान, बिजली की तरह मचलो ये अरमान। जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की
भोली सी आशा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक खास प्रोग्राम एक नई सुबह, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी आशाओं को मिलाकर देश बड़े बड़े सपने देख रहा है। दुनिया भर के लोग भारत को नए सम्मान के साथ देख रहे हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय समाज में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, महिलाओं का विकास हो रहा है, वो सशक्त बन रही हैं। नीलम जी, मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे पता चला कि हमारे एयरफोर्स में अब महिलाओं को भी फाइटर पायलट का दर्जा दिया जाएगा, वो बन सकती हैं। मेरी फिल्म साला खड़ूस में हमने एक असली बॉक्सर को कास्ट किया और उसे नेशनल अवार्ड मिला एक्टिंग के लिए। और सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि आज के हमारे जो नारियां हैं, जैसे सानिया मिर्जा, स्नेहा नेहवाल, मैरी कॉम, ये लोग हमारे आज के लोगों के लिए एक आइकॉन बनकर रह गए हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और खास तौर से अगर हम बात करें तो सरकार भी महिलाओं के लिए नए मौके बना रही है और खास तौर पर बेटियों की जिंदगी को संवारने में देश आगे आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि बहुत अहम मुद्दे हैं और इस बेहद ही अहम मुद्दे पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन इससे पहले ये जो हम चलिए चर्चा को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। शाजी आपकी के पास आना चाहूंगी। अभय जी ने जो सवाल उठाए हैं एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। 3 चीजों को लेकर उन्होंने कहा, जनधन योजना, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया। कम से कम इन क्षेत्रों में तो सरकार अपने वायदे के मुताबिक खरी नहीं उतरी। इसका संक्षेप में जवाब रखिए, मुझे राजीव जी के पास जाना है फिर। शाजिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी ने पद संभाला है, आप देखिए किस तरह का बैकलॉग रहा है। करप्शन से जो पूरे ग्रस्त इकॉनमी रही है कुशासन के चलते, उसमें देखिए बदलाव और एक पूरी की पूरी तौर पर एक नई ऊर्जा लाने में हम देख रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या यूथ हो। आप देख रही है इसका कितना मोटिवेटेड है। रही बात, उन्होंने खास तौर से बात की तो 22 करोड़ नए लोग, गरीब लोग पहली बार इकॉनमी के दायरे में आए हैं, उन इस जनधन योजना का हिस्सा बने हैं। हमारी इकोनॉमी जो 16 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अनुसार, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बॉडी है, 16 नॉचेस ऊपर गई है, 55 स्थान पे गई है। ईज ऑफ बिजनेस कितना बड़ा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर बेस्ट डेस्टिनेशन माना जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप ही देखिए सारी की सारी कोशिशें, चाहे वो स्किल इंडिया हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, किसान बीमा योजना हो, आप कोशिशें और मेहनत देखिए, उसका रंग भी होगा, उसमें वक्त भी लगता है, तो थोड़ा पेशेंस की भी जरूरत है। लेकिन हर चीज में ये कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप देश को जो डिजर्व। आप क्या कहेंगे राजीव जी? आपके पास आना चाहूंगी। राजीव रंजन जी जेडीयू से, आप क्या कहेंगे सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है निराशाजनक प्रदर्शन है। देश को जिस सूखे का सामना करना पड़ा है, आप विपक्ष के नाते कह रहे हैं या देश के नागरिक होने के नाते कह रहे हैं? नहीं, आप देश के नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेवार विपक्ष की जो भूमिका है, लोकतंत्र में उसकी भूमिका का निर्वहन भी उतना ही आवश्यक है। जिम्मेवार नागरिक के तौर पर मैं मानता हूं कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है और किसान बहुत ही मुश्किल दिन देख रहे हैं। जिस तरह से सदी का एक भयावह सूखा इस देश को झेलना पड़ा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर नाराजगी जताई है, चाहे वो मनरेगा के एलोकेशंस का सवाल हो या वो एनडीआरएफ के एलोकेशंस का सवाल हो, जिससे सूखे को निपटने में केंद्र सरकार राज्यों की मदद कर सकती थी। उस पर पूरी तरह से जो मानक है, जो मानदंड है, उस पर वो औसत से भी नीचे उन्होंने प्रदर्शन किया है। जहां तक आपने अभी विदेश नीति से लेकर तमाम चीजों की बात की, आप सीमा पर जितने हमारे पड़ोसी हैं, चीन के प्रभाव को बढ़ता हुआ देखकर प्रधानमंत्री जी क्या कर पा रहे हैं ये देश को पता है। चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चीनी जो प्रभाव है वो बढ़ता दिख रहा है। और उसी तरह से देश के अंदर जो विरासत, संस्कृति और इतिहास को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें हैं, जिस तरह से आईसीएचआर, आईसीसीआर को पूरी तरह से बदल करके इतिहास को भगवा रंग देने की कोशिश है और
सबसे बड़ी बात क्या है जी कि सामाजिक सौहार्द को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन ने पहली बार खतरा उत्पन्न किया है। लोग प्रतिपक्ष में होते हैं, सत्ता में वोट आने के लिए या वोट पाने के लिए बहुत तरह के हथकंडे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्रचंड जनादेश के बाद भारतीय जनता पार्टी रोजगार के सवाल पर, काला धन के सवाल पर, राज्यों के आर्थिक सशक्तिकरण के सवाल पर पूरी तरह से विफल दिखी। दूसरी तरफ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद और सामाजिक जो सौहार्द को बिगाड़ने वाले दूसरे तरह के सवाल थे, जबरन घर वापसी और इस तरह के जो तथाकथित राष्ट्रवाद को नई परिभाषा। लेकिन काले धन को लेकर तो शाजिया अल्मी सही सवाल उठाया उन्होंने, काले धन को लेकर तो कुछ नहीं हुआ। शाजिया अल्मी, राजीव जी जवाब रखें। जी ये आपको भाषण दिख रहा है, मैंने आपको 2 बार सुना और आपने मेरी बात को भाषण कह दिया। कितने बड़े बड़े भाषण, आपका कुछ योगदान नहीं है, आपका कुछ भी योगदान नहीं है। एसआईटी ने पहले कहते थे कि जेल में पहुंचाएंगे, अब आपका एक रटा रटाया एक आम माफी, अरे आपका वही रटा रटाया वो है जिस तरह से जितने वर्षों से मैं राजनीति कर रहा हूँ, अरे भाई साहब मुझे आपके जैसे भाई साहब बोलने तो दीजिए, टिप्पणी और आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है। जवाब तो देने दीजिए भाई साहब। आप पहले भाषण शब्द को बार बार मत दोहराइए। आप एक सम्मानित महिला हैं भाषण नहीं जाता है, प्रतिपक्ष की वार्तालाप है, बातों को भी सुनिए। ये वार्तालाप है ना, अगर आप सिर्फ बोल ही रहे हैं तो भाषण ही हो जाता है, अगर दूसरे इंसान को मौका नहीं मिलता उसे काउंटर करने का। आपको भी 2 बार हम लोगों ने सुना है ना, हर जगह इस्तेमाल होती है। शाजिया इल्मी जी, इस डिबेट में मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आप 2 बार बोल चुकी हैं और आप जिस तरीके से बोल रही हैं वो अच्छा नहीं। क्योंकि मुझसे पूछा गया तो मैं जवाब दे रही हूँ भाई साहब, जो मैं पूछा जा रहा है मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, जो मुझसे पूछा जा रहा है मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। जो आपने बातें अभी गिनाई हैं, आपने भगवाकरण के बारे का जिक्र किया, आप उसका प्रमाण हमें दीजिए। आपने बात किया कि जो माइनॉरिटीज हैं इनसिक्योर फील करती हैं, क्या हम ये माने कि जब दिल्ली और भागलपुर और मलियाना और हाशिमपुरा और मुरादाबाद में दंगे फसाद थे तब माइनॉरिटीज है, बम्बई में जब राइट्स हुए थे तो माइनॉरिटीज असुरक्षित महसूस नहीं करती थी। हम कैसे माने, आपका क्या पैमाना है? हम तो इसको एक राजनीतिक पैमाने और उसी दलील के तौर पर ही देख सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी के तौर पर, इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर या किसी भी तरह से सरकार, जिम्मेदार सरकार की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की तरफ से ऐसा कोई भी बयान जिससे कोई भी असुरक्षित हो, ऐसा नहीं हुआ। शाजिया इल्मी जी, अगर भागलपुर और मलियाना में गलतियां हुई तो बैंडेट आपको इसीलिए मिला कि उन गलतियों से सबक लेकर आप देश को बेहतर शासन देंगे, लेकिन आपने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं, आज तक जो सरकारें रही हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया जो आप कर रहे हैं। आप भ्रमित ना कीजिए। ठीक है, मैं तीनों पॉलिटिकल गेस्ट को रोकना चाहूंगी। एक रिएक्शन गौतम जी आप क्या कहेंगे? शाजिया अल्मी ने बहस की शुरुआत में ये कहा था कि वो सरकार की उपलब्धियों को, अभी तक के कामकाज को 7.5 अंक देती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कितना काम हुआ जेडीयू और कांग्रेस दोनों बता रहे हैं, आप बताएं। देखिए, मेरा तो मानना यह है कि हमारा देश में एक परंपरा हो गया है कि जो विरोधी पक्ष है वो हर समय बोलते हैं कि ये जो सरकार कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया, ये तो बात बिल्कुल गलत है। सरकार अपने हिसाब से ही करता है, उनका भी जनता के प्रति एक कटिबद्धता है, उनको दिखाना है कि वो जनता के लिए क्या काम कर रहा है। इनके आलोचना हो सकते हैं, आप वो स्कीम लेके आप बोल सकते हैं कितना बढ़िया हो सकते थे, उतना नहीं हुआ। लेकिन 2 साल में कोई ऐसे आप नहीं बोल सकते कि पूरा जितना जनता का उम्मीद था लोकसभा चुनाव का पहले, उसमें सारे के सारे चीज में 2 साल के अंदर खड़े उतरेंगे सरकार, ये संभव नहीं है। लेकिन इसको दिशा को देखना है कि उस दिशा में आगे जा रहे हैं। तो उस दिशा में अगर मैं आपसे कहूं कि कितने अंक देंगे 2 साल के कामकाज को? नहीं, आंकड़ा में मैं कोई अंक में नहीं देना चाहती हूँ। मैं तो कहूंगा कि आज विरोधी नेता चिदम्बरम जी ने पास मार्क दिया है, उन्होंने फेल नहीं बोला। चलिए प्रदीप जी, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे ब्रेक लेना। नहीं, देखिए नवजोत, एक सीधी सी बात है, जब किसी सरकार के कार्यकाल का किसी भी खंड का आप आकलन करते हैं तो उसका पहला रेफरेंस पॉइंट होता है कि जब वो सत्ता में आई तो उससे पहले स्थिति क्या थी। बिल्कुल। तो जब सत्ता में आए थे 2014 में, जो स्थितियां थी आज उससे निश्चित रूप से बेहतर है, ये विरोधी भी मान रहे हैं। अगर पास मार्क दिया है चिदम्बरम साहब ने तो मान रहे हैं कि उससे बेहतर हुई स्थिति। एक बात। दूसरा फर्क पुरानी सरकार और इस सरकार में है, वो है कार्यक्रमों को लागू करने में स्पीड, स्केल और कमिटमेंट का। ऐसा नहीं कि सरकार के आने से पहले बैंक खाते नहीं खुल रहे थे, लेकिन 1 साल से कम समय में 21 करोड़ खाते खुलना, ये जब तक आपका कमिटमेंट नहीं होगा, ये ब्यूरोक्रेसी का एक मैसेज चला गया ना।
कि काम कीजिए, काम कीजिए और काम करने के घंटे बढ़ गए, दिखाना पड़ेगा, तो उसका असर है। दूसरी बात आप देखिए, शास्त्री जी हमारे एक प्रधानमंत्री हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने जब अन्न की कमी हुई थी तो एक आह्वान किया था कि हफ्ते में एक दिन एक वक्त का खाना ना खाएं। लोगों ने उसको फॉलो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस सिलेंडर्स को लेकर, रसोई गैस को लेकर एक आह्वान किया। 1 करोड़ 10 लोगों ने सब्सिडी लेने से मना कर दिया, और वो कोई बहुत अमीर लोग नहीं है, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिनके बारे में बिल्कुल बात रखिए अपनी बात। ये धारणा है कि वो हर समय सरकार से अपेक्षा ही करते हैं, कुछ समाज को देना नहीं चाहते। तो ऐसे तबके ने भी समाज को देने की अपनी तरफ से एक स्टेप उठाया है, तो लेकिन वो जो दिया समाज को, क्या वाकई उस समाज को मिला जिसके लिए मोदी सरकार ने, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने खाली करवाई थे, यानी सिलेंडर्स जिनके लिए दिलवाए थे, क्या वाकई उनको मिले या नहीं मिले? इस पर शाजी आपका जवाब लूंगी। 2 साल में कितना बदला है देश, इसी को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और इंडिया गेट पर खास कार्यक्रम भी चल रहे हैं जहां हम आपको लिए चलेंगे। प्रदीप जी अपनी बात खत्म कीजिए, मैंने आपको टोक दिया। नहीं, हम वो गैस सब्सिडी की बात कर रहे थे, उसमें ये सब ऑनलाइन हो रहा है कि अगर हमने छोड़ी, आप गैस कनेक्शन सरेंडर किया है, तो किसको मिल रहा है, उसका नाम और पता, वो भी वेबसाइट पर। यानी अगर देखा जाए तो कामकाज के स्तर पर अगर देखा जाए तो अच्छी शुरुआत हुई है, जो आई है वो एक अच्छी बात है। जैसे प्रगति है, प्राइम मिनिस्टर स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे जो भी परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनका वैल्यूएशन कर रहे हैं, उनको रिव्यू कर रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, 5 करोड़ परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देने की योजना, ये बहुत बड़ी योजना है। बिल्कुल। या इंश्योरेंस की है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, ये बड़ी चीजें सोशल सेक्टर के लिए हुई हैं, जिनके बारे में पता नहीं क्यों नहीं सोचा गया पहले किसी सरकार ने। ये आप ही पर आता है सवाल, क्यों नहीं सोचा गया? देखिए नवजोत जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन जी से हम प्रारंभ करें, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। वक्तव्यों में और व्यवहार में मोदी सरकार का कितना बड़ा अंतर है कि 37,000 आपराधिक प्रकरण महिलाओं पर मोदी सरकार आने के बाद बढ़े हैं। 9% बलात्कार बढ़े, 10% एब्डक्शन बढ़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से आज कि जो प्रेग्नेंट, और शाजिया जी सुनने का साहस रखिए, आप एक ऐसे आंदोलन से निकली है, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा व्यक्त करता हूं मैं। क्यों प्रेग्नेंट लैक्टेट वुमन का जब फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रोविजन हम लोगों ने किया था कि 1 साल के बाद उसको इंप्लीमेंट करना है, 6,000 रुपए का हमने प्रावधान किया था कि गर्भवती महिलाओं को मिलना चाहिए। 2.5 करोड़ देश की गर्भवती महिलाएं बाट जोती रही, आपने सिर्फ 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और सिर्फ 52 जिलों में जो पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए थे वहीं तक उसको सीमित रखा। आज देश जानना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से, क्या हुआ? बहुत हुई महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार कहां है? मोदी सरकार सिर्फ वक्तव्यों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जवाब भी ले ले साथ साथ अबे जी। शाजिया बोलिए। हाँ भाई साहब हमें आप जो प्रश्न उठा रहे हैं मुझे लगता है बिल्कुल सही है और उसका जवाब देना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं, पहली बार ऐसा हुआ है, ये मेरी प्रिय योजना है। 45 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के, और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं कर रहे हम, उन राज्यों को भी श्रेय देने की जरूरत है जहां पे कांग्रेस का शासन है, और भी है जहां पे बाकायदा एडवर्स सेक्स रेशियो जो अनुपात है वो कम हुआ है, और 2 हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा कम हुआ है। ये सिर्फ 1 साल के अंदर हुआ है। तो आप देखिए कोशिशें कैसी हो रही हैं। जहां तक मैटरनल मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी मैं बात कर रहा हूं शाजिया जी, जो खाद्य सुरक्षा कानून में अधिकार दिए थे, मैं उस पर नहीं आना चाहता। कैग ने गुजरात की जो रिपोर्ट दी है, आपकी आंखें खुली रह जाएगी। कैग ने आरोप लगाया गुजरात की रिपोर्ट में कि जो प्रेगनेंसी रजिस्टर हुई थी उसके बाद डिलीवरी 13 लाख बच्चियों की डिलीवरियां नहीं हुई। कहां है? फीटिसाइड का आरोप अप्रत्यक्ष रूप से, और वो मोदी जी के कार्यकाल का है। मैं इस डिबेट को उस मोड़ पर नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आज केंद्र की सरकार के काम की व्याख्या हो। एक विपक्ष के तौर पर आप तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। राजीव जी, कोई सवाल आपका आखिरी 10 सेकंड में आपको देना चाहूंगी क्योंकि आपके पास बहुत कम आई हूँ। राजीव जी। बस मेरा एक छोटा सवाल है। जो भी बातें की जा रही हों, अभी मैं उनका चिदम्बरम साहब के पासमार्क का विश्लेषण कर रहा था। निश्चित तौर पर इवेंट मैनेजमेंट में इनको डिस्टिंक्शन के साथ इनको पास किया जाना चाहिए। काम के मामले में ये पूरी तरह से फेल है। दोनों को मिला करके औसत मार्क्स अगर मिले हैं तो मैं चिदम्बरम साहब की बात से सहमत हूँ। सरकार का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। प्रधानमंत्री जी बतौर उम्मीदवार जब घूम रहे थे, अलादीन का चिराग था उनके पास, जहां जाते थे
जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन उन्होंने देश को बहुत निराश किया है। अब अपेक्षाएं ज्यादा जगाने की वजह से उनका प्रदर्शन अधूरा दिख रहा है या वो सही में काम नहीं कर रहे हैं, इसका विश्लेषण अगले वर्ष हम लोग करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों के यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए। लेकिन साथ ही साथ सरकार के 2 साल के पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें तमाम लोग भी जुट रहे हैं और अपने अपने कार्यालय का विश्लेषण भी कर रहे हैं, कामकाज का ब्यौरा भी दे रहे हैं। इंडिया गेट पर लगातार हम आपको ले चलेंगे, वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। मुद्दा में लेकिन फिलहाल इतना ही।